पीएन झा जी, देवाशीष संदीप उपाध्याय जी और इस सभागार में ऑडिटोरियम में बैठे हुए सभी प्यारे मित्रों, प्रियजनों, आत्मीयजनों, ये जो आज बातचीत है इसको वन साइडेड मत रहने दीजिए। मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए और अगर आपके मन में कोई सवाल उठते हैं तो उनको भी समय समय पर पूछते रहिए। अगर कॉर्डलेस माइक हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के पास वो भी समय समय पर पहुंचाया जाए और एक बिल्कुल इनफॉर्मल चर्चा हो। आप किसी इसमें फॉर्मेलिटी में मत रहिए, जैसे आप अपने घर में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उस तरह से मस्ती में चर्चा करिए। कोई वो फॉर्मल स्ट्रक्चर को अलग करनी है थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल फ्री स्पेस होते आनंद में। और ये जो नीचे है सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिज्म है ह्यूमन एनरिचमेंट। आपको ये लगता होगा कि कहाँ ये मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर साइंस का इंस्टीट्यूट, जहाँ AAA+ एक्रेडिटेशन हुआ है और इसके लिए हम सबकी बधाइयाँ हैं आपको, और कहाँ ये स्पिरिचुअलिज्म की बातचीत। तो ये कुछ विरोधाभास आपको लग सकता है, लेकिन इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसकी शुरुआत में अपने छोटी सी कविता से करता हूँ, बहुत छोटी सी कविता कि लाइफ और स्पिरिचुअलिज्म ये बिल्कुल दो चीजें नहीं है, ये एक ही है। ये सोचना, ये कहना गलत है कि जब हम 70 साल के हो जाएंगे तब स्पिरिचुअल होने लगेंगे। अभी तो हमारे स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी हमारा स्पिरिचुअलिटी से वही ताल्लुक है जो 70 साल बाद होगा। जब हम पैदा हुए थे तब भी स्पिरिचुअल थे, लाइफ में भी थे, और जब अंतिम सांस तक वो चीज चलती रहेगी। तो छोटी सी कविता देखिए, जीवन आध्यात्म अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है, और सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए व्यवहार करना अध्यात्म। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सब उसी समय ऑलवेज कॉन्टिन्यूअसली सीमित भी है, असीमित भी है। जब हम अपने इनफाइनाइटनेस को एक्सेप्ट करके सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करते हैं तो लगता है कि हम जीवन जी रहे हैं। और जब सीमित होकर भी, इस बॉडी में सीमित हैं ही, सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए व्यवहार करते हैं तो लगता है हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं। लेकिन लाइफ और स्पिरिचुअलिटी ये हमेशा दो ट्रेन की पहलियों की तरह हैं, सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, वे हमेशा साथ साथ चलते हैं। सबसे पहले मैं विन प्रिंसिपल पे आऊं, इसके पहले इसकी जो भावभूमि है वहां आपको ले चलना चाहता हूं, जहां से वो अपने आप एज ए नेचुरल कॉरोलरी विन प्रिंसिपल इवॉल्व होता है। हमने जो नॉवेल भी लिखा है इसमें हमारा हीरो है ऑर्फन चाइल्ड, अनाथ बच्चा। अनाथ बच्चा डिस्पाइट सारी प्रॉब्लम्स के, तो कहीं कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सारी समस्याओं के बावजूद उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वह है उसका फ्री फ्रॉम प्रेजुडिसेस होना, किसी बायसेस से मुक्त होना, किसी देश, क्षेत्र, भाषा, कहीं से भी वो उसकी आंखें प्रेजुडिस नहीं है, तो एकदम निष्पक्ष है उसकी आंखें, और वो निष्पक्ष तरीके से जीवन को भी देखता है और नॉलेज सिस्टम्स को भी देखता है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि नॉलेज सिस्टम्स को भी अनप्रेजुडिस्ड आई से देखता है। तो वहां तक मैं चले चलूं, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ईश्वर ने सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या दिया है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है? वैसा ही है जैसा जन्म के समय था। सारे अंग प्रत्यंग बड़े हो गए हैं, लेकिन प्रपोर्शन वही है, सारे अंग प्रत्यंग सुरक्षित हैं, वैसा ही है जैसा जन्म के समय
सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार क्या है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, वैसा ही है, सारे एलिमेंट्स वैसे ही हैं जैसा कि जन्म के समय ईश्वर ने बनाया, बड़े हो गए। तो आपके मन में अलग अलग उत्तर उभर रहे होंगे। इलस्ट्रेटिव 4-6 उत्तर मैं चाहता हूँ कि माइक आपको कॉन्टेक्ट कर दिया जाए और आप बताएं। जिधर भी आपको बताना हो आप आइए, माइक वहां पहुंचा दिया जाएगा। पहले ठीक, और पीछे के बच्चे आपके मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये बेटा यहाँ कुछ कहना चाह रहा है, पीछे चौथी लाइन में यहाँ से आपके मन में जितने उत्तर उभर रहे हैं सब सही है, लेकिन मैं सबसे उचित उत्तर चाहता हूँ। आदमी का हृदय जितना साफ रहेगा वो उतना हृदय जितना स्वच्छ रहेगा, हृदय की स्वच्छता, बहुत अच्छा। और अंतरात्मा, ठीक। और गुड आफ्टरनून सर। सर, आदमी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है उसकी दिमाग। अगर दिमाग डर्टी है तो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसका दिमाग सही है, आप साफ है, आदमी की सबसे बड़ी इच्छा होती है, मतलब नई बातें सीखने की इच्छा, नई बातें सीखने की इच्छा ही सवाल मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ईश्वर का वो सबसे बड़ा तोहफा, गिफ्ट, उपहार, जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, बड़ा हो गया है जरूर लेकिन सुरक्षित है, सारे ट्रांसफर हो रही है। तो आपका उत्तर नई बातें सीखने की क्षमता या इच्छा, ठीक। ऑक्सीजन। गुड इवनिंग सर। ईश्वर की सबसे बड़ी शक्ति जो उन्होंने हमें दी है वो है उनकी ब्लेसिंग। चाहे हम उनकी पूजा करें या न करें, उनकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ रहती है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, फिर भी वो हमारी रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा। सारे उत्तर सही है। एक दो और आप चाहें तो वेस्ट करें, नहीं तो फिर मैं अपनी बात करूंगा। हो गया? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि वो सबसे बड़ा ईश्वर का तोहफा, गिफ्ट, उपहार है जिसकी वजह से हमारा शरीर सुरक्षित है, पेन, गिफ्ट, पेन, पीड़ा, दर्द, तो आप लोग कितने सहमत होंगे, कितने ताली बजाएंगे? आपने खूब तालियां बजाई तमाम सारे उत्तरों पे। इस पेन, पीड़ा, दर्द पर कितने लोग ताली बजाएंगे? महसूस करिए, विचार करिए कि ईश्वर ने हमारे बालों को दर्द नहीं दिया, वो भी हमारे, लेकिन हमारे बालों को दर्द नहीं दिया। तो हम उनको कितने तरह से काटते हैं,
ईगो सेटिस्फैक्शन के नाम पे, स्मार्ट बनने के नाम पे, स्मार्ट दिखने के नाम पे बहुत लोग अलग दिखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक लोग सर को शेयर करते हैं और मिलकर गाड़ी रखते हैं। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करता था, ईमान को लोग देख रहे हैं। तो डिस्पाइट ऑक्सीजन के, डिस्पाइट नई बातें सीखने की इच्छा के, डिस्पाइट अंतरात्मा के, डिस्पाइट हृदय की स्वच्छता के, डिस्पाइट संतुलन के, डिस्पाइट दिमाग के, डिस्पाइट ईश्वर की ब्लेसिंग्स के हम अपने बालों को कितने कितने तरह से काटते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनके साथ दर्द का उपहार नहीं दिया। महिलाएं इस मामले में, माताएं, बच्चियां बहुत अच्छी हैं कि वे अपने बालों से उतना छेड़छाड़ नहीं करती जितना हम पुरुष को करते हैं। लेकिन कल्पना करिए, कल्पना करिए कि अगर ईश्वर ने हमारे शरीर को भी दर्द नहीं दिया होता जैसा कि बालों को नहीं, तो आज इसी बाल में कितने तरह तरह के शरीर बैठे होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, कॉनिकल बॉडी, कंधे किसी तरह से ट्रिम किए हुए, पैर किसी तरह से, हाथ किसी तरह से, सर किसी तरह से, नाक किसी तरह से, कान किसी तरह से। तो हम अपने शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं, वैसा ही है रखने की कोशिश करते हैं जैसा ईश्वर ने किया था, क्योंकि ईश्वर ने जन्म के साथ हमारे शरीर को पीड़ा का, दर्द का, पेन का उपहार दिया, गिफ्ट दे दिया, और उसी वजह से हम उसको सुरक्षित रखते हैं। कहीं खतरा होता है तो उसको वहां से हटा लेते हैं, कोई और प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के पास जाते हैं। तो शरीर को सुरक्षित रखने की लगातार कोशिश करते हैं, दर्द से बचने की लगातार कोशिश करते हैं। अब ये पीड़ा, ये दर्द, ये पेन हमको सुरक्षित ही नहीं रखता है, हमको डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। हम अगर एक पेन यहाँ चुभाएं दर्द होगा, एक पेन यहाँ कुछ करें दर्द नहीं होगा। तो मोटे तौर पे परिभाषा क्या बन जाती है कि हमारा शरीर वहां तक है जहां तक हमें दर्द महसूस होता है। ये परिभाषा बन जाती है कि हमारा शरीर वहां तक है जहां तक हमें दर्द महसूस होता है। अब अगर हम अपने शरीर के बाहर की यात्रा करें तो यह पीड़ा या उपहार जो ईश्वर का पीड़ा है, दर्द है, ये रूप बदल लेता है। ये रूप धर लेता है सेंसिटिविटी का, संवेदना का, एम्पैथी का, कंपैशन का, कैपेसिटी टू फील पेन ऑफ अदर्स का। हम जिसका दर्द महसूस करते हैं वह हमारे शरीर का हिस्सा हो जाता है, हमारी एक्सटेंडेड बॉडी हो जाता है, हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है। अगर हम परिवार का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है। अगर हम आपको का दर्द महसूस करते हैं तो आप सब हमारा एक्सटेंडेड बॉडी विस्तृत शरीर हो जाता है। अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है। अगर हम प्रकृति का दर्द महसूस करते हैं, प्रकृति से सेंसिटिवली कनेक्ट महसूस करते हैं, पेड़ों से, पौधों से, चिड़ियों से, और जीव जंतुओं से, नदियों से, तो वो सब हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है। आज हमारी हालत ये है कि हमारी संवेदना इतनी कम हो गई कि हमारी नदियां किसी भी हालत में हों हमें कोई परवाह नहीं होता, कोई संवेदना नहीं होती। लेकिन हम जिससे संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं वह हमारा शरीर हो जाता है, हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है, हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर हम पूरे देश से संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो पूरा देश हमारा विस्तृत शरीर हो जाता है। 15 अगस्त या 26 जनवरी को झंडा फहराने से हम देशभक्त नहीं बनते, पैट्रियोटिक नहीं बनते। असली पैट्रियोटिक तब होते हैं जब पूरे देश से संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं और उस देश में कोई हिस्सा फिर निकाल नहीं सकते कि इससे हम जुड़ेंगे, इससे नहीं जुड़ेंगे। इस धरती पर रहने, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति, हर फ्लोरा, फॉना, नेचर, सबसे जब आप जुड़ाव महसूस करते हैं संवेदनात्मक, तब आप भक्त या देशभक्त बनते हैं, पैट्रियोटिक बनते हैं। और जब आप पूरी धरती से संवेदनात्मक रूप से जुड़ते हैं
तो पूरी धरती आपका विस्तृत शरीर हो जाती है। और यही भाव अगर आप बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसा समय आ सकता है, एक ऐसी चेतना, एक ऐसी भावना आ सकती है कि आप महसूस करें हम ब्रह्मांड, हम कायनात हैं, हम पूरी सृष्टि, पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड से, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स से संवेदनात्मक रूप से जुड़े जाते हैं। और तब आप महसूस कर सकते हैं हम ब्रह्मांड, हम ब्रह्मांड हैं, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से अलग नहीं है, ब्रह्म से अलग नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की यात्रा केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है, अहंकार के द्वारा, ईगो के द्वारा। ज्यादातर लोग ये यात्रा ईगो के द्वारा करना चाहते हैं, लेकिन ये यात्रा केवल और केवल संवेदना के द्वारा संभव है। और ये संवेदना आपको लगती होगी कि बहुत छोटी चीज है, आप सोचते होंगे कि धन का बल बहुत बड़ा है, ज्ञान का बल बहुत बड़ा है, मसल पावर बहुत बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा जो शक्ति है वो संवेदना। उस संवेदना की शक्ति पर आने के पहले मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, और संवेदना की शक्ति के लिए मैं एक छोटी सी लोक कथा आपके सामने रखूंगा। लेकिन जब आप पूरे समाज को, पूरे देश को अपना ही एक विस्तृत शरीर मानेंगे, तो क्या भ्रष्टाचार, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन ये पॉसिबल है? क्या आपने सुना है कि आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से भ्रष्टाचार करता है? एथिक्स के लिए अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी थिंकिंग होलिस्टिक हो जाए तो एथिक्स तो बाई प्रोडक्ट होगा। जब आप पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को अपने से सेंसिटिवली जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, उसको धरती को दो हिस्सों में नहीं बांटेंगे कि यहाँ से हम एक्सप्लॉयट कर सकते हैं और जहाँ उस एक्सप्लॉयटेड हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब वो दो खांचों में नहीं बढ़ेंगे। तभी आपका हाथ, दाहिना हाथ बाएं हाथ का भ्रष्टाचार, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता है। शरीर के एक अंग दूसरे अंग के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते हैं। तो इसके होलिस्टिक अगर आपको इस समाज से, देश से, धरती से भ्रष्टाचार मिटाना है, तो उसका केवल और केवल एक ही रास्ता है, संवेदना का। मैं विकास कहने जा रहा था, वो गलत है। संवेदना का बचाना। ईश्वर हर बच्चे को इस धरती पर अनंत संवेदनाओं के साथ देखता है। यह हमारी सामाजिकता उसकी संवेदनाओं को कुंद करती रहती है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम बच्चों की संवेदनाएं जो कुंद हो रही हैं उसको बचाएं। मुनव्वर अहमद का एक शेर याद आता है कि कुछ ऐसे फूल थे जो फाइलों में सूख गए, कुछ है और हम ऐसे फूल हैं। कुछ ऐसे फूल थे जो जंगलों में सूख गए और हम ऐसे फूल हैं जो फाइलों में सूख गए। और आजकल मॉडर्न गैजेट, कंप्यूटर ये भी फाइलों का काम करते हैं, बहुत सारी संवेदनाओं को सुधारने लगती है। तो आप चाहे कंप्यूटर्स में रहें, चाहे मैनेजमेंट में रहें, अपनी संवेदना को बचाए रखें। और संवेदना सबसे बड़ी ताकत है, इसके लिए मैं आपको ये लोक कथा आपके सामने रखता हूँ। और ये मेरा जन्म तो बस्ती में हुआ था, एक गाँव में। मैंने बचपन में ये कहानी, ये लोक कथा अपने भाषा में, अवधि में सुनी थी। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने बाद में दुनिया की और भाषाओं की लोक कथाएं पढ़ी, तो मुझे ये लोक कथा रशियन में भी मिली, अरबिक में भी मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में भी मिली। तो एक लोक कथा लाखों साल से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पास आन कर रही है, जब छापे खाने नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। क्या कितना उसमें गहरा मैसेज होगा, ज्ञान होगा, तत्व होगा कि वो इतने पूरी धरती पर छाई हुई है। और मैं इशारा करूंगा, आप समझ जाएंगे, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी लोक कथा पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सब जानते हैं, पूरा विश्वास है कि वो एक दो चिड़िया की तोता मैना, बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक दाल का दाना ढूंढा, बहुत दिनों से भूखे थे, तो उन्होंने खूटे से उसको रखा कि उसको दो हिस्सों में बांट लें, आधा एक ले गया था, दूसरा उन्होंने रगड़ा तो खूटे में दो हिस्सों में बंट गए, बंट भी गया दाल का दाना, लेकिन कुछ उसमें दरार वगैरह रही होगी खूटे में, तो आधा हिस्सा खूटे में बंट गया, आधा जो बाहर निकला वो मैना लेके हो गया।
अब खूंटा का आधा दाना है जो खूंटे में फंसा हुआ है। जब नहीं निकाल पाया होता तो बढ़ई के पास जाता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में डाल का खाई का निकाले पड़े नहीं। ऐसा मैंने अपनी भाषा में सुना था, आप लोगों ने दूसरी भाषा में सुना। बढ़ई डांटता है घर टूटे तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरे। राजा के पास जाता है, राजा राजा बढ़ई डांटो। राजा बड़े को डांटते तो कहे तोते को ही डांटता है तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बड़े क्यों डांटते हैं। रानी के पास जाता है कि रानी रानी राजा छोड़ो, रानी भी डांटती है। सांप के पास जाता है कि सांप सांप रानी डांटो या रानी डांटो, सांप भी डांटता है। लाठी के पास जाता है, लाठी लाठी सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है कि लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है कि आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है कि हाथी हाथी नदी सो को फांसी दे। अब तोता रोते हुए जाता है, उसकी रोने की आवाज एक चींटी सुनती है। रशन में चींटी जब मधुमक्खी आ रही है और भाषाओं में अलग अलग एलिमेंट्स आने हैं, तो उसके रोने की आवाज एक चींटी सुनती है और आकर उससे रोने का कारण पूछती है। जब वो पूरी बात बताता है तो चींटी कहती चलो मेरे वश में कितना है उतना मैं करूंगी, और चींटी के वश में कितना है, क्या है, रेंगना। तो वो हाथी के सूंड में रेंगना शुरू करती है। अब हाथी कहता है सूंड में रेंगो को मत कोई या उसो मत कोई, हम तो नदी सोखा होगी, नदी सोखने के लिए तैयार हो गया। और पूरी प्रक्रिया जो इनएफेक्टिव थी, अक्रियाशील थी, वो क्रियाशील होने लगती है। और जब सब रानी सहित राजा को छोड़ने जाते हैं तो राजा कहते हैं छोड़ो लो मत कोई, हम तो बड़े ही डांटा कोई, और उसका दाल का दाना मिलेगा। अब आप इस कहानी को देखिए जो पूरी दुनिया में है, इससे बड़ा सामाजिक दर्शन, इससे बड़ा लेसन, इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ी ऊर्जा से भरे हुए शब्द और कहीं दुनिया में नहीं देखे। अब इस कहानी में आप देखिए कि सबसे बड़ा मैनेजर कौन है, सबसे बड़ा लीडर कौन है, सबसे बड़ा चेंज लाने वाला कौन है, चींटी। और चींटी में क्या दो गुण है जिसकी वजह से सबसे इफेक्टिव मैनेजर हो जा रही है, सबसे बड़ी लीडर हो जा रही है। पहली संवेदना, और सबके पास वो गिड़गिड़ाते हुए गया था, लेकिन किसी में इतनी संवेदना नहीं हुई कि तोते के दुख का निवारण करे। लेकिन चींटी स्वयं आकर उससे उसके दुख का कारण पूछती है और जितना उसके वश में है उतना करती है। तो दो गुण, पहला सेंसिटिविटी संवेदना, और दूसरा उसके वश में जितना है उतना करना। इन्हीं दो गुणों की वजह से वह सबसे बड़ी बन जाती है। तो ठीक है, और साथ गुण तो होने ही चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, शक्ति भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको रेडी बड़ा मैनेजर कल को बनाएगी वह है सेंसिटिविटी, संवेदना, और जितना आपको वश में है उतना करना। बिना वो सोचे हुए, वो जज्बा रखिए, बिना ये सोचे हुए कि इसमें हाथी राजा रानी इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, मेरा जरा सा करना क्या होगा, नहीं, आपका जरा सा करना अगर संवेदना के साथ है तो क्रांति ला सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेला चना फाड़ नहीं छोड़ सकता। मेरी ये गजल का शेर है कि किसी ने कहा या कहा जाता है कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं। आदमी चना है यह भी तो सच्चाई नहीं। और आप सब उस चींटी से कहीं ज्यादा सशक्त हैं। तो अगर आप अपने उस संवेदना को, मैं विकसित करने की नहीं कर रहा हूं, जो बचपन से आपको ईश्वर ने दिया है उसको बचाए रखें आजीवन, और आपके वश में जितना है उतना करते रहें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, देश को, समाज को, सबको अच्छा कर सकते हैं। और जो वो कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं जमाना खराब है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, न जमाना खराब है न युग खराब है। मैं कलयुग त्रेता द्वापर इन सब में विश्वास नहीं करता। ईश्वर अभी भी कंट्रोल में है, अच्छे अच्छे बच्चों को अभी भी धरती पर भेज रहा है, संवेदना से भरे हुए, गुणों से भरे हुए, विलक्षण प्रतिभाओं से भरे हुए, और अभी भी फूल खिलते हैं, अभी भी बीज बोलिए तो जम जाते हैं। तो समय कैसे खराब है। तो मेरी वो कविता है कि वह भी जमाने को बुरा करने लगा है, लगता है वह भी, मोबाइल ऑफ कर दीजिए, वह भी जमाने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी जमाने, वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है, वह भी जमाने
ये जमाने को बुरा कहने की बात है, इसको हौसले की तरह बदले और बढ़ते। मुझे पूरा विश्वास है कि 2010 के बाद देश और दुनिया बदलने वाली है। मैंने अपने उपन्यास में इसको विद लॉजिक सिद्ध किया है और 1997 से 2010 की जुलाई तक ये नॉवल लिखा, 2010 में पब्लिश हुआ और आश्चर्यजनक रूप से 2010 की जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब वैसी ही हैं जो नॉवल में हुई है। और मैंने लिखा है कि 2010 के बाद अच्छा समय आने वाला है हिंदुस्तान में भी, दुनिया में भी। और उसको फिर नॉवल को सबको नहीं पढ़ा सकता तो उसने गजल में छोटे रूप में लिखा कि कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है। आप लोग बहुत सारे कंप्यूटर के हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ाओ, तो कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है फिर खींचता है। और हम मुद्दे की बात जो मैं कह रहा था, जो नॉवेल का एक हिस्सा है कि हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है। आपने हैंडपंप लगवाया हुआ है, लेक्चर देखा होगा। हमारा जनतंत्र बहुत कुछ हैंडपंप की तरह होता है, पहले गंदा और मैला फिर साफ पानी साफ पानी मिलता है। और 2010 के बाद साफ पानी आने का समय आ गया है, साफ पानी आना शुरू हो गया है इंडिया के डेमोक्रेसी में भी और वर्ल्ड की डेमोक्रेसी में। तो आज हम जब तक और सशक्त स्थितियों में जाएंगे तो देश बहुत अच्छा हो चुका होगा। आज 5-6 साल बाद पहचान नहीं पाएंगे लोग क्या ये वही देश था जिसमें इतना सब कुछ गड़बड़। तो उसके लिए आप अपनी भूमिका तय कर दीजिए, क्योंकि आगे का समय बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सकारात्मक होने वाला है। अब आते हैं उस नॉवेल और हीरो के अनप्रेसिड माइंड से लॉरेट सिस्टम्स में जो दो कमियां। पहला, मैनेजमेंट में, जैसा कि देवाशीष और संदीप ने इशारा भी किया, अब तक पढ़ाते थे विन-विन प्रिंसिपल। कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो कॉर्पोरेट, कोई भी दो इंडिविजुअल्स, एंटिटीज, कंट्रीज, सोसाइटीज अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। 4 स्थितियां हो सकती हैं, विन लूज, लूज विन, लूज लूज और विन विन। विन लूज एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी का करता है कि हम और आप इंटरेक्ट करें तो हम ये कोशिश करें कि हमारा हर हाल में फायदा हो, आपका चाहे। लूज विन कि हम इस बात को इंश्योर करें कि आपका फायदा हो, भले ही मेरा हो। वो आता है पेरेंटल सिचुएशन में और टीचर स्टूडेंट। हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चों का भला हो, फायदा हो, भले ही उसको सेक्रीफाइस करना हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसएमएस के टीचर और बच्चों में मेरे दोस्त का एटीट्यूड होगा। तीसरा है हम आप इंतजार कर रहे हो तो हम इस बात को इंश्योर करें कि आपका नुकसान हो, भले ही मेरा भी नुकसान, न जीतेंगे न जीतने देंगे। ये खराब मैनेजमेंट की बात कही गई, खराब इंटरेक्शन की बात कही गई। और चौथा है थिंकिंग कि हम दोनों इस बात के माइंडसेट के साथ इंटरेक्ट करें कि हमारा भी फायदा हो, आपका भी फायदा हो। तो एक अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल माना गया विन-विन। ये हो भी सकता है अच्छा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अगर इस धरती पर हम ही दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम दोनों के अलावा भी और बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है और दूसरे लोग, वनस्पतियां, कॉर्पोरेट, तब ये मैनेजमेंट का नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन का प्रिंसिपल बन जाता है अक्सर, और इसके नाम पर एक्सप्लॉयटेशन होता है। दो देश मिलकर आपस में फायदे के लिए बाकी देशों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दो कॉर्पोरेट्स मिलकर के कार्टेल बना करके और दूसरे कॉर्पोरेट्स का और कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। दो इंडिविजुअल्स आपस में विन-विन के लिए बाकी समाज का नुकसान करते हैं। क्यों मैं मोबाइल ऑफ कराता हूँ? क्योंकि जो मोबाइल फोन आएगा तो जो बात करेगा और जहां से बात करेगा उस दोनों का फायदा होगा, लेकिन यहाँ इतने लोगों का तो कहीं ना कहीं हमको इस प्रश्न दे रहा है तो मुझे मैंने मोबाइल का ऑफ नहीं कराना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमको इस प्रिंसिपल को सुधारने की जरूरत है।
आज सारे आदमियों का विन हो रहा है, लेकिन इकोलॉजी का क्या हो रहा है, नदियों का क्या हो रहा है। तो इसलिए इस विन प्रिंसिपल जो कि मैनेजमेंट के जार्गन में एक एक्सप्लॉयटेशन का टूल हो गया है, इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने एक्सटेंड किया और इसमें थर्ड विन होगा। और ये थर्ड विन रिप्रेजेंट करता है उन दोनों इंटरेक्टिंग एंटिटीज, चाहे वो देश हो, चाहे वो सोसाइटीज हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, उनके अलावा इस धरती पर जो कुछ एग्जिस्ट करता है उसका विन भी अपने माइंड सेट में रखना। जब तक ये नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इस धरती पर नहीं आएगा। विन विन प्रिंसिपल बहुत शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस का हो सकता है, लेकिन परमानेंट लॉन्ग टर्म रियल हैप्पीनेस के लिए विन 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 को करना। विन लूज में हम अपने फायदे को मैक्सिमाइज करते हैं, ग्रीड बेस्ड रहते हैं। विन विन में हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, दोनों के भले का सोचते हैं। और विन 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 में हमको डबल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है, हम वहां पर अपने नीड बेस्ड आ जाते हैं। और गांधी जी ने भी कहा था कि इस धरती पर सबकी जरूरतों को पूरा करने पर सब कुछ है, लेकिन एक आदमी के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ है। इसलिए विन 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 प्रिंसिपल नीड बेस्ड होगा और भविष्य का मैनेजमेंट बेस्ड होगा। अब विन 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 प्रिंसिपल में केवल इंटेलिजेंस क्वेश्चन होना काफी नहीं है, वहां इमोशनल क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होना चाहिए। आईक्यू अगर हमारे पास बहुत अच्छा आईक्यू है तो हम विन लूज में हम अपने भले के सोच लेंगे, लेकिन अगर हम आपके भी भले का सोचते हैं तो इस इमोशंस की जरूरत है। हम अपने आसपास से कैसे कनेक्ट करते हैं रैशनली, ये इमोशंस हैं। तो विन विन के लिए इमोशनल क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी और विन 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 के लिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। और फिर वही बात, मैं स्पिरिचुअलिटी किसी धर्म, पंथ, रिलीजन के तरफ में नहीं कह रहा हूं, जो बात मैंने शुरू में अभ्यास की कही थी कि पूरे यूनिवर्स से सेंसिटिवली कनेक्टेड फील करना, यही स्पिरिचुअलिटी। इसके अलावा और कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं। पूरे यूनिवर्स से सेंसिटिवली कनेक्टेड महसूस करना ही स्पिरिचुअलिटी है। और जब वो माइंड के तहत में होगा तो विन 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 प्रिंसिपल अपने आप आएगा। और विन विन प्रिंसिपल की लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए जरूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने जो विन 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 प्रिंसिपल पर काम किया है, इमोशंस पर काम किया है, उन्होंने ये कहा कि विन 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 प्रिंसिपल या सेंसिटिविटी का जो प्रिंसिपल है, इट इज नॉट ओनली ए एथिकल प्रपोजिशन, इट इज ए गुड बिजनेस प्रपोजिशन। आप कोई भी बिजनेस प्रोसेस को देख लीजिए तो बहुत दिनों तक सस्टेन सक्सेस पाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी पर आधारित है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस लेना है तो कहीं ना कहीं माइंड के बैक में सेंसिटिविटी को अपने पास जरूर रखना है। किस दिन समय लो, कितना समय है बच्चे लोग, कितना समय है? बहुत टाइम मुझे पता है कि आप 4 बजे आप ये समझ गए तो मैं 10-15 मिनट जो संभव ने हमारे हीरो ने नॉलेज में प्रेसिडेंस पाए, तो मैनेजमेंट में विन विन प्रिंसिपल पाया जो कि रैशनलाइज होकर विन 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 होना चाहिए। दूसरा साइकोलॉजी में एक बड़ा विशिष्ट प्रिंसिपल है जिसमें सुधार की जरूरत है। साइकोलॉजी में जो बुद्धि की डेफिनेशन है वही लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये मान लिया गया कि आदमी तो सब बुद्धिमान है, लेकिन जब बुद्धि की खोज दूसरे जानवरों में की गई तो एक हाइपोथेसिस किया गया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये रखा गया कि एक पिंजरा रखा गया, पिंजरे में उस जानवर को या चिड़िया को या उसको रखा गया और सामने कोई स्टिक या छड़ीनुमा चीज रखी गई, उसके पास उसके खाने की चीज रखी गई थोड़ी थोड़ी, और ये प्रिज्यूम किया गया कि जिसने उस छड़ी के सहारे वो खाने की चीज अपने पास जिसका ने खा लिया वो इंटेलिजेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में केवल 3 जानवर आदमियों के अलावा एक्सपेरिमेंट पाए और
इंटरनेट पाए गए, वन मानो, गोरिल्ला और बंदर। तो बुद्ध की डेफिनेशन ये मानी है कि जो अपने आसपास के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके ग्रैब कर ले चीजों को, वही इंटेलिजेंस। ग्रैबिंग को इंटेलिजेंस माना गया, देने को इंटेलिजेंस माना ही नहीं गया। आपने संतुलन की बात कही कि दरअसल ग्रैबिंग और देने, इन दोनों में संतुलन को इंटेलिजेंस मानना चाहिए था। लेकिन आज हो ये गया है कि जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, सब इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो केवल दे रहे हैं। नदियां हैं, वो इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो केवल दे रही है। जो ग्रैब करता है वो इंटेलिजेंस है, और जो दे रहा है उसको इंटेलिजेंस तक नहीं माना गया। तो इस परिभाषा को भी बदलने की जरूरत है, और धीरे धीरे बदलेगा। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता था कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी कल्चर यहाँ आ रहा है, बहुत खतरा है। मैं इसको बिल्कुल खतरा नहीं मानता। कोई भी दो वाटर, मतलब जो दो कंपार्टमेंट्स हों, अगर उनको जोड़ दिया जाए, चाहे वो गैस से भरे हुए, चाहे लिक्विड से भरे हुए, तो क्या होता है? एक प्रवाह चालू होता है, लेकिन वो प्रवाह दोनों तरफ से होता है। अगर एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ प्रवाह होगा, तो इस चैम्बर से उस चैम्बर की तरफ प्रवाह होगा। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन अगर हमारे लिए खतरा है, उसको जैसा मानते हैं, तो उतना ही अपॉर्चुनिटी भी है। हमारे जो भी पॉजिटिव चीजें हैं हमारे देश में या हमारे सिस्टम में, वो बाहर भी जाएंगी, और बाहर वालों को हमारे कल्चर से भी खतरा होगा। तो ये खतरा या ये कॉन्फ्रेंस दोनों तरफ से है, इसलिए इसको एक अपॉर्चुनिटी के आप रूप में लीजिए कि हमें बहुत कुछ अपना भी बाहर देने पड़े। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारा खाने का सिस्टम है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गिनाए जाए कि जो अब धीरे धीरे बाहर भी जा रहे हैं। तो इससे इसको ग्लोबलाइजेशन को आप खतरा मत मानिए, ग्लोबलाइजेशन को एक अपॉर्चुनिटी भी मानिए। आप जैसे में कही लखनऊ ब्रांच में एक बार मेरा लेक्चर हुआ था 2-2.5 साल पहले, और सारे मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स थे, और वहां पर उस दिन एक बम्बई से CEO भी आए हुए थे, बहुत बड़ी कंपनी के। वो बोले, उसके बाद फिर मेरा बोलने का उन्होंने 2 बातें बताई। पहला, गीता का उपदेश, गीता का श्लोक कोट करते हुए कि विजय वही होता है जहां योगेश्वर कृष्ण होते हैं। तो क्या विजय जीत वही होती है जहां योगेश्वर कृष्ण हो। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि अगर आपको जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं, अगर कोई गलत काम करने को कहा जाए तो फेक चेक कर दें। 2 बातें उन्होंने सिर्फ इसके भीतर बच्चों को बताई। उसके बाद मुझे बोलना था, बहुत सारी और बातें उन्होंने कही थी, मैंने भी कही, लेकिन वो 2 बातें अभी याद रहेंगी। और चूंकि आपके ही लखनऊ इंस्टीट्यूट की बात करते मुझे याद है, तो पहले के बारे में मैंने कहा कि ये तो ठीक है, विजय वही होता है जहां योगेश्वर कृष्ण होते हैं, लेकिन यह भी विचार करने की जरूरत है कि योगेश्वर कृष्ण की विजय कहाँ हो, योगेश्वर कृष्ण विजय कहाँ होते हैं। तो फिर मैंने अपनी छोटी सी कविता सुनाई, भविष्य का धर्म बचेगा आदिवासी ही, क्योंकि उसने बचेगा ग्रामवासी ही, बचेगा आदिवासी ही, क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है। और इन 2 लाइनों का